हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विथ सौरभ सर। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप बहुत पहले से सॉल्व करते आए हैं, लेकिन क्लास 11 के पहले जो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल होता था उसमें केवल और केवल मेरे हिसाब से गुना और भाग करना आना चाहिए, बिकॉज फोर्स गिवन है, मास गिवन है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो यू नीड टू डिवाइड ओनली। बट इस लेवल पे अगर वही तरीका फॉलो करें कि सेकेंड लॉ का मतलब है F इक्वल टू एम ए, तो बहुत कम क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं, और यही एक दिक्कत होती है। तो किसका हेल्प लेते हैं? तो एक टेक्निक है विच इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक, जिसके हेल्प से वी सॉल्व प्रॉब्लम। और इस टेक्निक में बेसिकली करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि पहले फर्स्ट और थर्ड लॉ अप्लाई करना है और फाइनली सेकेंड लॉ के हेल्प से इक्वेशन सेटअप करके उसको सॉल्व करना है। तो विथ हेल्प ऑफ कपल ऑफ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का कि ये एफबीडी टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलिए फिजिक्स सीखते हैं एक नए तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, a 20 kg monkey has a firm hold on a light rope that passes over a frictionless pulley and is attached to 20 kg bunch of bananas as shown in figure. The monkey looks up, sees the bananas and starts to climb the rope to get to them. क्वेश्चन का अरेंजमेंट बहुत क्लियर है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मंकी का और इस बंच ऑफ बनाना दोनों का मास कितना है? 20 kg। फर्स्ट पार्ट है, एज द मंकी क्लाइम्स डू द बनानाज मूव अप, डाउन और रिमेन एट रेस्ट। नाउ ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता था कि दो ब्लॉक अगर है, दोनों रोप से बंधा होता था। अगर इसको डायग्राम को केयरफुली देखा जाए तो ये जो मंकी है वो फिक्स्ड नहीं है रोप के एंड से, ये फ्री एंड है रोप का। तो मंकी इस रोप पे ऊपर भी क्लाइम कर सकता है और नीचे भी डिसेंड कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन। तो अब कैसे डिसाइड करें? एक ही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। तो मंकी ड्रॉ करना बहुत चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मंकी है और इसका वेट मास m है, तो mg और टेंशन P। और बंच ऑफ बनानाज इसका FBD, तो ये mg एंड दिस इज P। एक ही रोप से कनेक्टेड है दोनों, तो दोनों में टेंशन सेम होगा। अब ये दो FBD आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल फ्री बॉडी डायग्राम है, तो आइडेंटिकल फ्री बॉडी डायग्राम विल लीड टू आइडेंटिकल मोशन। बस नहीं कहना सफिशिएंट है। मतलब इफ यू से कि ये मंकी ऊपर क्लाइंब कर रहा है, मतलब T इज ग्रेटर देन mg, तो यहां भी T ग्रेटर देन mg होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। नाउ इफ T इज ग्रेटर देन mg, व्हाट इक्वेशन वी विल राइट? हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे कि T माइनस mg इक्वल टू ma। तो दोनों बनाना और मंकी दोनों के लिए सेम सेट ऑफ इक्वेशन होगा, मतलब आइडेंटिकल इक्वेशन होगा। तो अगर मंकी ऊपर जाता है तो बनाना भी किधर जाएगा? तो क्या दोनों के बीच का सेपरेशन कम होगा या सेम रहेगा? इट विल रिमेन सेम। सेकेंड पार्ट B, as the monkey climbs, does the distance between monkey and banana decrease, increase or remain constant? So it remain constant. First part, as the monkey climbs, do the bananas move up, down or remain at rest? तो अगर मंकी ऊपर मूव करता है, बनाना भी ऊपर मूव करेगा। मंकी अगर नीचे आता है तो बनाना भी नीचे आएगा। ये बात तो समझ में आती है। तो दोनों का मोशन आइडेंटिकल है। और सेकेंड पार्ट में, as the monkey climbs, does the distance between monkey and banana decrease, increase or remain constant? So दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो रिलेटिव सेपरेशन कम नहीं होगा, तो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। C, the monkey releases her hold on the rope. What happens to distance between monkey and banana while she is falling? Now if monkey
इस रोप को, जिसको वो होल्ड कर रहा था, उसको अगर छोड़ दे तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन मंकी इज mg, तो इसका एक्सेलरेशन मंकी का कितना हो जाएगा, g डाउनवर्ड। और बनाना भी, इसका भी फ्री फॉल होगा क्योंकि रोप अब स्लैक हो जाएगा, तो ओनली फोर्स इज mg, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g किस तरफ, डाउनवर्ड। अगेन रिलेटिव सेपरेशन विल नॉट चेंज। And D, before reaching ground, the monkey grabs the rope to stop her fall. What do bananas do? अगर मंकी ग्रैब कर लिया तो उस केस में क्या हुआ, फिर से T और mg वही सेम सेट ऑफ फोर्स, रोप अब टॉट हो जाएगा मंकी के पकड़ते ही, तो दोनों का FBD फिर से क्या, आइडेंटिकल, तो अगेन मोशन विल बी आइडेंटिकल। डन। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखना था कि अगर आइडेंटिकल फ्री बॉडी डायग्राम है तो मोशन भी कैसा होगा। टू रोप्स आर कनेक्टेड टू स्टील केबल दैट सपोर्ट्स अ हैंगिंग वेट एज शोन इन फिगर। तो ये एक रोप है, ये दूसरा रोप है और ये एक स्टील केबल है। ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट द knot that connects two ropes to the steel cable. Based on your force diagram, which of two ropes will have greater tension? ये एक नॉट है, मतलब यहाँ पे सबको जोड़े हैं, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या होगा, पॉइंट का FBD यहीं पे शो कर देते हैं, क्या क्या फोर्स होगा। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये देखना चाहिए कि उसके इन्वायरमेंट में या कंटैक्ट में क्या क्या है। तो ये एक रोप है, ये एक रोप है और ये एक केबल है, तो इस तरफ T1, इस तरफ T2, और ये केबल चूंकि इस वेट से कनेक्टेड है और ये वेट रेस्ट पे है, तो लेट मी शो दिस एज W, W हो गया। एक और FBD यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज T1, ये T2 है और ये W, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बेस्ड ऑन योर डायग्राम विच ऑफ टू रोप विल हैव ग्रेटर टेंशन, कहाँ पे टेंशन ग्रेटर है, तो रिजॉल्व करते हैं। एक एंगल 60 डिग्री है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। और 40 डिग्री कितने के बराबर है, तो वो दिया हुआ है cos 40 और sin 40 का वैल्यू। तो क्या इक्वेशन लिखें, T1 cos 60 is equal to how much, T2 cos 40, T1 cos 60 is equal to T2 cos 40। इस इक्वेशन से ये क्लियर होना चाहिए that T1 is greater than T2, T1 is greater than T2। क्यों, cos 60 is greater than cos 40। now cos 40 ये पॉसिबल है, cos 40 मतलब आई मीन इज cos 40 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ भी गिवन है, लेट मी राइट इट हियर, cos 40 is equal to 0.766, cos 60 तो पता ही। सेकेंड पार्ट, इफ maximum tension either rope can sustain without breaking is 5000 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन किसी भी रोप में कितना हो सकता है, 5000 न्यूटन बिना ब्रेक हुए। Find the maximum value of hanging weight that these ropes can safely support. You can ignore weight of ropes and steel cable. तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा टेंशन किस में है, पहले रोप में T1 को मान लेते हैं 5000 न्यूटन, और इस इक्वेशन से T1 5000 इंटू cos 60 is half equal to T2 cos 40 is 0.766. Simplify this,
हाउ मच इज T2 इक्वल टू, उससे चेक कर लें T2 कितने के बराबर आता है। T2 is equal to 3263.5 न्यूटन। अब निकालना है मैक्सिमम वेट कि केबल क्या सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए एक इस एफबीडी में y के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग क्या इक्वेशन आएगा, T1 sin 60 प्लस T2 sin 40 is equal to that maximum weight. T1 is 5000 into sin 60 is root 3 by 2 plus T2 is 3263.5 sin 40 का वैल्यू cos 40 पता है, sin 40 या sin 40 is equal to 0.2 into 0.642. Simplify and see what you get. This W is equal to, what you can do is you can pause this video, do the calculations, गुना करना है और जोड़ना है, and see W is equal to 6400 न्यूटन आता है। W equal to 6400। डन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, और ये ध्यान रखना है कि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जहां पे डिफरेंट रोप का जंक्शन है, उस पॉइंट का एफबीडी हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A horizontal wire holds a solid uniform ball of mass m in place on a tilted ramp that rises 35 degree above horizontal. Again, angle 35 degree है, which creates an issue, but ये values given होगा cos और sin का। cos 35 is 0.819, मतलब 0.82 ले सकते हैं, और sin 35 is 0.573. The surface of ramp is perfectly smooth and wire is directed away from center of the ball. Draw a free body diagram for the ball. First part में you have to draw free body diagram. कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्फेयर है, ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो सबसे पहले एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लेस्ड है इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा है। इस स्फेयर के कंटैक्ट में क्या क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन और एक रोप। तो दो फोर्स, एक प्लेन के कारण और दूसरा रोप के कारण। रोप हॉरिजॉन्टल है, टेंशन अवे, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इंक्लाइन स्फेयर के टेंजेंशियल है, तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट विल पास थ्रू सेंटर। तो ये तीन फोर्स है। सेकेंड पार्ट में हाउ हार्ड does the surface of the ramp push on the ball and what is tension in the wire. तो नॉर्मल और टेंशन दो का मैग्नीट्यूड बताना है। तो वी नीड टू सेटअप इक्वेशन। अब इक्वेशन सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होगा, वी नीड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ऐसा करते हैं, इस तरफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस है। इसको रिजॉल्व करना होगा नॉर्मल को। तो नॉर्मल का क्या क्या कंपोनेंट आएगा, कैन यू डू इट ऑन योर ओन, पॉज दिस वीडियो एंड देन
खुद से कोशिश कीजिए नॉर्मल को रिजॉल्व करने का, बिकॉज कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना कि अनटिल अनलेस यू नो कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो मेरा बहुत डिटेल वीडियो है हाउ टू फाइंड कंपोनेंट, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो क्या आया कंपोनेंट नॉर्मल का? वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या होगा? ये और ये। हाउ मच इज दिस एंगल? थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो गया? n cos थीटा। हाउ मच इज दिस कंपोनेंट? n sin थीटा। तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे? एक x के लॉन्ग क्या आ गया? t इक्वल टू n sin थीटा, इक्वेशन 1। और दूसरा वर्टिकल के लॉन्ग n cos थीटा इज इक्वल टू mg। और चूंकि मास गिवन है तो सेकेंड इक्वेशन पहले यूज करते हैं। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा। नॉर्मल इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा एंड mg बाय cos थीटा, cos 35 गिवन है। cos 35 is cos 35 0.819 n equal to mg by cos 35. Substitute value of cos 35, you get 1.22 mg। ये नॉर्मल हो गया और इस n का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। सो t इज इक्वल टू 1.22 mg इंटू साइन 35। साइन 35 is 0.573 multiply comes out to be 0.70 mg। ये डिजायर्ड नोन है। तो इम्पॉर्टेंट है, यू शुड नो कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्लॉक with mass capital M is attached to lower end of a vertical uniform rope with mass small m and length m. First line gives you क्या अरेंजमेंट है। तो एक ब्लॉक है, वो किससे कनेक्टेड है? एक रोप है, मास स्मॉल m का और लेंथ l का, और वो वर्टिकल है अरेंजमेंट। A constant upward force F is applied to the top of rope, causing rope and block to accelerate upward. So it causes rope and block to accelerate upward. Find tension in rope at a distance x from top end. Tension at a distance x from top end. तो पहले इस अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल M, उससे कनेक्टेड है एक रोप ऑफ मास M एंड लेंथ कैपिटल L, और इस टॉप एंड पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F। फाइंड टेंशन इन रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम टॉप एंड। तो टॉप एंड से x डिस्टेंस पे कितना टेंशन है, इस पॉइंट पे टेंशन बताना है। ये कैसे सॉल्व करें? तो एक सॉर्ट ऑफ थंब रूल, मतलब ये जरूरी नहीं है, वैसे ही करने से क्वेश्चन बनेगा। जब भी वर्टिकल रोप है और किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो एक सिंपल सा थंब रूल ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पॉइंट पे टेंशन जो है, उस पॉइंट पे टेंशन, लेट मी ड्रॉ इट हियर, ये रोप है और इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो उस पॉइंट के नीचे जो कुछ है उसके कारण होगा। पॉइंट के नीचे, सिंपल सा थंब रूल, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट के नीचे, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो उस पॉइंट के नीचे, उस पॉइंट के नीचे
वी हैव समथिंग लाइक दिस, एक ब्लॉक है ऑफ मास m और रोप का कुछ लेंथ है, तो इस पोर्शन का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। FBD में जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन बॉडी। हम लोग एक से ज़्यादा बॉडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोग सेलेक्ट करेंगे एक से ज़्यादा, और उस एक से ज़्यादा में क्या क्या होगा, एक ब्लॉक है ऑफ मास m और रोप का लेंथ कितना, ऊपर से x है तो नीचे से लेंथ कितना आ गया, ये जो लेंथ बचा यहाँ पे वो है L माइनस एक्स के। इस लेंथ का मास कितना होगा, तो इस रोप का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m बाई एल, तो इसका मास क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो अगर उस पोर्शन का, लेट मी शो इट हियर, उस पोर्शन का अगर हम FBD ड्रॉ करें तो कितना वेट है इसका पूरे पोर्शन। एक तो ब्लॉक का मास है m प्लस पार्ट ऑफ रोप है उसका मास है, वो मास कितने के बराबर है, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, पूरे को g से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे टेंशन जो निकालना है सपोज t। अब क्या ये अरेंजमेंट रेस्ट पे है या एक्सिलरेट कर रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि एक टॉप एंड पे एक फोर्स F एक्ट कर रहा था तो ये एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वी नीड टू नो हाउ मच इज एक्सिलरेशन ऑफ दिस अरेंजमेंट। क्योंकि ये रोप और ये ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, तो इस पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान लें, यूजिंग वर्ड सिस्टम, तो इसका मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास है m प्लस एम। इस सिस्टम पे क्या क्या फोर्स है, इसका वेट हो गया m प्लस एम इंटू जी, अपवर्ड एक फोर्स है F, और एक्सेलरेशन अगर a है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, F माइनस m प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू टोटल मास m प्लस एम इंटू a। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया, F बाई m प्लस एम माइनस जी, m प्लस एम से थ्रू आउट डिवाइड कर दिए, दिस इज एक्सेलरेशन, लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा जो है फ्री बॉडी डायग्राम है, उससे आप क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखें इक्वेशन, T माइनस m प्लस m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू टोटल मास, फिर से m प्लस एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ substitute value of a from equation 1 in equation 2। तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं, तो t इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, ऐसा लिखें m प्लस एम बाई एल, एल माइनस एक्स, ये टर्म कॉमन हो गया, ब्रैकेट में एक g आएगा, या कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये एक a आएगा और ये g वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस g, बट a कितने के बराबर है, m प्लस एम बाई एल, एल माइनस एक्स, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो इक्वेशन 1 से आया था कितना था, f बाई एम प्लस एम माइनस जी, एक यहाँ प्लस जी है, तो ये g कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद दिस मच, ये है m प्लस एम बाई कैपिटल एल, एल माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू एफ बाई एम प्लस एम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन,
इस एक्सप्रेशन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन टेक कैपिटल एल LCM और फिर कैन डू इट ऑन योर ओन. बेसिकली यही एक्सप्रेशन आएगा. तो क्या एक सॉर्ट ऑफ थंब रूल हुआ, किस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए. वर्टिकल रोप जब भी है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट के नीचे उसको सेलेक्ट करके उसका एबीडी ड्रॉ कर लेंगे एंड विल राइट इक्वेशन ऑफ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, 2 blocks are connected by heavy uniform rope with mass 4 kg and upward force is applied as shown. तो ये अरेंजमेंट है, 2 ब्लॉक है और फिर से एक रोप से कनेक्टेड है जिसका कुछ मास भी है. Draw 3 free body diagrams, one for 6 kg block, one for 4 kg rope and another one for 5 kg block. For each force indicate what body exerts that force. तो पहले 3 फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. Let us do that. 6 kg number 1, 6 kg block, let me call it M1. M1 is equal to 6 kg. इसका एबीडी ड्रॉ करते हैं. तो इसके इन्वायरमेंट में क्या क्या है हमेशा ये देखना चाहिए. तो M1 के इन्वायरमेंट में क्या है, ये रोप है और ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है. एक रोप के कारण फोर्स होगा इस पे और एक अप्लाइड फोर्स जो है गिवन वो होगा. उसके अलावा इसका खुद का वेट होगा, वो शो कर लेते हैं. एक फोर्स F अपवर्ड, एक M1G और इस टॉप एंड पे टेंशन, लेट अस से दैट टेंशन इज T1. ये भी बताना था कि कौन सा फोर्स किसके कारण है. तो F किसके कारण है, ये F एजेंट के कारण है जो गिवन है. M1G अर्थ के कारण है और T1 रोप के कारण है. नेक्स्ट, इस रोप का एबीडी ड्रॉ करते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोप, रोप का अपना कुछ मास है, से रोप का मास M2 मान लेते हैं. तो M2G और रोप के कंटैक्ट में दोनों ब्लॉक है. ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स गिवन है वो रोप पे नहीं एक्ट कर रहा है. फोर्स केवल और केवल सबसे ऊपर जो ब्लॉक है उस पे एक्ट कर रहा है. तो ये नहीं करेंगे कि सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन रोप ऑल्सो. हु इज इन कंटैक्ट विथ रोप, रोप के कंटैक्ट में क्या दिख रहा है, 2 ब्लॉक, एक ऊपर और एक नीचे, उस 2 के कारण फोर्स होगा. और ये जो T था या T1 है, ये किसके कारण फोर्स है, रोप के कारण. किस पर है, M1 पे जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है. तो थर्ड लॉ के हिसाब से सेम T1 will act on rope. Every action has equal and opposite reaction and they act on 2 different bodies. फिर नीचे क्या ब्लॉक है, उसका मास M3 कर लेते हैं. तो बेटर होगा कि अगर हम लोग पहले M3 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें. तो M3 पे एक फोर्स M3G और दूसरा रोप के लोअर एंड पे टेंशन, उसको T2 मान लेते हैं. क्योंकि रोप का मास है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन होगा. अगर मासलेस होता तो टेंशन सेम लेते, लेकिन यहाँ डिफरेंट होगा. तो ये T2 हो गया. ये जो T2 है, दिस T2 इज फोर्स बिटवीन व्हाट एंड व्हाट. दिस T2 इज फोर्स बिटवीन लोअर ब्लॉक, इसको हम लोग M3 कह रहे हैं, M3 एंड रोप. ये T2 रोप एग्जर्ट कर रहा है किस पे, M3 पे. तो M3 इस रोप पे क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, सेम T2 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम हुआ तीनों. आई होप ये बात समझ में आ रही है. क्योंकि अगर आप ऐसा एबीडी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल यू विल बी एबल टू सॉल्व वेरी इजी. और अगर इस एबीडी में दिक्कत हो रही है, फिर वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा, मतलब बेसिक फिजिक्स को अच्छे से समझना होगा. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, सेकेंड पार्ट है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. सेकेंड पार्ट के लिए तीनों को एक साथ कंसिडर करते हैं और एक एबीडी ड्रॉ करते हैं. तो M1, M2 एंड M3. तो इसका टोटल वेट कितना हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G और
फोर्स F गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखें? F माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू G इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A. नाउ सिंप्लीफाई, यहाँ से A निकाला आ सकता है. A कितना हो जाएगा? F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस G. टेक G एज 9.8. F क्या गिवन है? F इज इक्वल टू 200 न्यूटन और टोटल मास कितना हो गया? 6 kg, 4 kg और 5 kg. 15 माइनस 9.8, ये एक्सेलरेशन होगा. पार्ट C, what is tension at top of heavy rope, what is and D, what is tension at midpoint of a rope. पार्ट C के लिए क्या करना होगा? पार्ट C, टेंशन एट टॉप ऑफ हेवी रोप. टॉप ऑफ हेवी रोप किसका FBD? इस FBD से वो बहुत आसानी से बताया जा सकता है. M1 टॉप मोस्ट ब्लॉक का जो FBD था वहाँ से तो सॉल्व कर सकते हैं. तो टॉप मोस्ट ब्लॉक क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए? सीधा इक्वेशन लिखते हैं. FBD यू हैव F माइनस T1 माइनस M1 G is equal to M1 A. we know A, we know F. M1 पता है तो क्या निकल आएगा? T1. आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए. आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा. इट इज़ ऑलवेज बेटर यू सॉल्व इट ऑन योर ओन. कम से कम तो खुद से किया जाए, बिकॉज एग्ज़ाम, आई विल नॉट राइट एग्ज़ाम, यू हैव टू राइट एग्ज़ाम. खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है. ठीक है. पार्ट डी, व्हाट इज टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप. पिछले केस में क्वेश्चन में आई टॉक्ड अबाउट अ थंब रूल. अगर इस पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट अगर है, यहाँ पे टेंशन निकालना है मिड पॉइंट पे, तो किसका FBD कंसिडर किया जाए? उस पॉइंट के नीचे जो कुछ है, उस पॉइंट के नीचे क्या क्या है? पॉइंट के नीचे एक ब्लॉक है जिसका मास m3 है और पूरा रोप है या हाफ ऑफ रोप. रोप का मास वी हैव टेकन एज m2. तो किसका FBD ड्रॉ करेंगे? इतना सा पोर्शन, ये m3 और ये क्या होगा? m2 बाई 2. तो कितना वेट हो जाएगा? m3 प्लस m2 बाई 2 इंटू G. और टेंशन यहाँ निकालना है, सपोज T. एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का पता है A. व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या लिख लें? T माइनस m3 प्लस m2 बाई 2 इंटू G इज इक्वल टू हाउ मच? m3 प्लस m2 बाई 2 इंटू A पता है, m2 और m3 पता है, क्या निकाल सकते हैं? T. खुद से डू द नेसेसरी कैलकुलेशंस. आंसर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वेरीफाई कर सकते हैं ना. फिर से अगर वर्टिकल रोप है और रोप का मास है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट लेते हैं. और अगर वर्टिकल रोप के किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो किस को कंसिडर करना चाहिए? उस पॉइंट के नीचे जो कुछ है उसको कंसिडर करेंगे. आगे बढ़ते हैं. रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए. अगर हो सके तो यहीं पे, चूंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यू कैन पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व इट. देन कंपेयर. आप अपने सोल्यूशन को हाउ आई एम सॉल्विंग इट से कंपेयर कीजिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप ज़्यादा सीख पाएंगे. तो पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया?
A hot air balloon consists of a basket, one passenger and some cargo. Let the total mass be m. तो इंडिविजुअली हम लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, टोटल एक सिस्टम है जिसमें 2-3 पार्ट है, एक बलून है, एक बास्केट है और एक पैसेंजर है और कुछ कार्गो है। तो टोटल मास m है। Even though there is an upward lift force on balloon, the balloon is initially accelerating downward at rate g/3. Draw a free body diagram for descending balloon. तो उसको पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, कोई भी शेप ऐसा मान लीजिए एक सिस्टम है। इस पर क्या क्या फोर्स है? एक उसका वेट हो गया जो mg के बराबर है, एक लिफ्ट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज इसको अपथ्रस्ट मान लेते हैं u, लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड g/3। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? फाइंड अपवर्ड लिफ्ट फोर्स इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टोटल वेट mg। इनिशियल, फाइंड द अपवर्ड लिफ्ट फोर्स इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टोटल, mg के टर्म में बताना है कि वो अपथ्रस्ट कितने के बराबर है। तो पार्ट बी के लिए कुछ नहीं करना है, विल सेटअप इक्वेशन, चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो mg माइनस यू इज इक्वल टू हाउ मच? mg/3। रीअरेंज कर लेते हैं तो u कितना हो गया? mg माइनस mg/3, ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2/3 mg। यही आंसर हो गया है। ये अपथ्रस्ट आ गया किसके टर्म में? mg के टर्म में। फिर नेक्स्ट पार्ट है, द पैसेंजर नोटिसेस दैट ही इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर अ वाटरफॉल एंड डिसाइड्स ही नीड्स टू गो अप। What fraction of total weight must he drop overboard so that balloon accelerates upward at rate g/2? Assume that the upward lift remains same. तो upward lift तो यही रहा 2/3 mg। अब कितना fraction of total weight must he drop? तो ऐसा करते हैं कि नया मास कुछ वो बास्केट में से कुछ कार्गो वो ऑब्वियसली थ्रो कर देगा, अपने सिस्टम के वेट को कोशिश करेगा कम करने का, जिससे कि जो अपवर्ड फोर्स है वो डोमिनेट करे। तो अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करे तो पार्ट सी के लिए हम लोग ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, u तो वही रहेगा माइनस नया मास m1 g इक्वल टू m1 g/2, ये हो जाएगा। तो how much is u इक्वल टू m1g 1 प्लस 1/2, m1g कॉमन हो गया, ये कितना आ जाएगा? m1g 3/2 और u कितने के बराबर है? 2/3 mg इज इक्वल टू m1g 3/2। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेट मस्ट ही ड्रॉप ओवरबोर्ड? तो क्या फ्रैक्शन वो ड्रॉप करेगा? क्या फ्रैक्शन ड्रॉप करेगा वो कैसे लिखें? पहले कितना था? m, नया कितना हो गया? m1। तो कितना वो थ्रो किया, कितना ड्रॉप किया? m माइनस m1। और फ्रैक्शन के लिए m माइनस m1 बाय m। और c व्हाट यू गेट, ये कितने के बराबर आता है? खुद से निकाल, क्या आंसर हो जाएगा? ये तो g कैंसिल हो गया, ये कितना है? हाउ मच इज m1 इक्वल टू, यहाँ से m1 इक्वल टू 4/9 m। तो m माइनस m1, m माइनस 4/9 m/m इक्वल टू 9 माइनस 4 5/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट विथ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स F इक्वल टू k1 i cap plus k2 t cube j cap, where k1 k2 आर कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ एक सीखना जरूरी है। न्यूटन्स लॉ में जब इक्वेशन सेटअप करते हैं तो इक्वेशन हमेशा सेटअप करते हैं F इक्वल टू ma, जो कि एक वेक्टर इक्वेशन है,
और इसका हम लोग कॉम्पोनेंट लेके एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स या एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, दिस इज हाउ वी सेटअप इक्वेशन। ये अलजेब्राइक इक्वेशन। अगर नेट फोर्स वेरिएबल है तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना होता है। ये एक मिस्टेक जो बहुत कॉमन है स्टूडेंट मेक एट दिस लेवल। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि नेट फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर कांस्टेंट है तब तो अलजेब्राइक इक्वेशन होगा, बट अगर नेट फोर्स वेरिएबल है तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर्पस केवल और केवल उसी चीज़ को समझना है। इस क्वेश्चन में जो फोर्स गिवन है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल फोर्स है, तो वी हैव टू सेट अप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा करते हैं, एफ आई कैप जे कैप के टर्म में गिवन है, तो एफ एक्स पहले लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के वन, ये तो कांस्टेंट है, तो ए एक्स किसके बराबर है, के वन बाई एम। तो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कितना होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, तो वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कितने के बराबर है, के वन बाई एम इंटू टी। वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, बट वाई कॉम्पोनेंट के लिए एफ वाई इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट टाइम डिपेंडेंट है, के टू टी क्यूब। सो इसको ऐसा लिखना होगा, एम डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के टू टी क्यूब। तो डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू के टू बाई एम टी क्यूब। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वी कैन सेपरेट वेरिएबल, क्योंकि दो ही वेरिएबल दिख रहा है, वी वाई टी और टी। तो सेपरेटिंग वेरिएबल वी गेट डी वी वाई इज इक्वल टू के टू बाई एम टी क्यूब इंटू डी टी। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डी वी वाई इज इक्वल टू के टू बाई एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब डी टी। और ये टी वैरी कर रहा है 0 से टी तक। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, सो वी टू वी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल वी वाई, लिमिट लेने पे वी वाई माइनस 0 इज इक्वल टू के टू एम। टी क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, टी टू द पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 टू टी। So after taking limit, what will get, k2 by 4m into t to the power 4. So this will be y component of velocity. तो velocity vector क्या हो जाएगा, velocity vector equal to k1 by m t I cap plus k2 by 4m t to the power 4. So अगर फोर्स वेरिएबल है, वन मस्ट सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड वेदर आपका मैथ्स है या नहीं है, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पर मेरा डिटेल वीडियो है बेसिक कैलकुलस पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इफ़ यू वांट टू लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स, यू आर मोस्ट। आगे बढ़ते हैं। A mysterious rocket-propelled object of mass this much is initially at rest in middle of horizontal frictionless surface of an ice-covered lake. Then a force directed east and with magnitude, फिर से ये force time का function है, is applied. Mind you, force is function of time. How far does the object travel in first 5 seconds after force is applied? क्या आप खुद से कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का? टाइम डिपेंडेंट है तो क्या करना होगा, इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, try to set up differential equation and solve। निकालना क्या है, how far does the object travel, पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। स्पीड नहीं निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये बताना है। खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा।
तो फोर्स कितने के बराबर है, F की जगह लिखेंगे mdv/dt इक्वल टू 16.8 इंटू t, तो dv/dt इज इक्वल टू 16.8 बाई m इंटू t। ऐसा करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। बेटर होता है कि सिंबल में वैल्यूज क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और लास्ट स्टेप में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें। 16.8 को लेट अस से अल्फा कोई कांस्टेंट है, ये इक्वेशन क्या हो गया, dv/dt इक्वल टू अल्फा बाई m इंटू टी। ठीक है, अब ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो dv इक्वल टू हाउ मच, अल्फा बाई m इंटू t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अल्फा बाई m इंटीग्रल t dt। चूंकि वी हैव टू फाइंड कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाउ फार इट इज, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले v निकाल लेते हैं किसी टाइम t पे। इनिशियली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू v टाइम 0 टू t, यानी कि यहाँ 5 सेकेंड लिख देंगे, ये एक मिस्टेक होता है। अगर 0 टू 5 सेकेंड लेंगे तो विल गेट स्पीड एट 5 सेकेंड, वो सही तरीका नहीं होगा। ये आ गया v लिमिट लेने के बाद अल्फा बाई m 0 टू t, t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लेने के बाद भी वही रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो ये है, ऐसा लिख लेते हैं अल्फा बाई 2m इंटू टी स्क्वायर, दिस इज योर v। तो v को dx बाई dt अब लिख लेते हैं, dx बाई dt इक्वल टू अल्फा बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो dx इक्वल टू अल्फा बाई 2m टी स्क्वायर, ये होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू अल्फा बाई 2m, कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt। अब क्वेश्चन में व्हाट वी आर सपोज, हाउ फार डज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो 0 टू 5। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन x इक्वल टू 0 कहीं भी हो सकता है, तो ये 0 की बजाय लेट अस डू वन थिंग, इनिशियली सपोज पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू x0, तो x0 से x इंटीग्रेट करते हैं। ये सब कॉमन मिस्टेक होता है जो किसी भी नए क्वेश्चन में स्टूडेंट करते हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हमेशा x t इक्वल टू 0 पे 0 हो ये जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, 0 लेके भी यहाँ सही आंसर आएगा, बट ये एक हैबिट होना चाहिए कि वन शुड चेक। अब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा बाई 2m टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ, 0 टू 5। Now you know x minus x naught gives you displacement or not. Let me write it by s. S equal to alpha by 2m और t cube मतलब 5 cube by 3. Alpha is 16.8. You know alpha 16.8 है. M 45 kg है. So put values here. Calculate. आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, डू इट ऑन योर ओन। क्या सीखना है फिर से, सो नोइंगली आई एम कंसिडरिंग, ऐसा क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं जहां फोर्स वेरिएबल है। पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालना था, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालना था। बेसिकली
2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा। ये तरीका आना चाहिए हमेशा। और इम्पॉर्टेंट ये है एग्ज़ाम कंडीशन में F इक्वल टू एम ए लिखें या F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी लिखें, वो कैसे डिसाइड होगा, नेट फोर्स कांस्टेंट है या नेट फोर्स वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम एट ओरिजिन। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 है और रेस्ट पे भी है और ओरिजिन पे भी है, मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे x 0 है और v भी 0 है। एट अ न्यू फोर्स Ft is applied that has components Fx and Fy. तो फोर्स का x और y component given है, where k1, k2 and k3 are constant. Calculate position and velocity vector as function of time. क्या अब खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नाउ आई हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चन जहां फोर्स वेरिएबल था, ये खुद से सॉल्व होना चाहिए। पॉज दिस वीडियो, सॉल्व इट एंड देन वेरीफाई कि क्या प्रोसेस यू हैव फॉलोड और दोनों मेथड सिमिलर है या नहीं, जो प्रोसेस आई विल डिस्कस। तो पॉज दिस एंड सॉल्व। तो एफ एक्स गिवन है k1 प्लस k2y और Fy गिवन है k3t। पहले y कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं, उसका कुछ कारण है, समझ में आएगा। Fy को कैसे लिखा जाए? m dvy by dt इक्वल टू k3t। लेट अस टेक m टू अदर साइड, तो ये k3 बाई m हो गया। तो dvy इज इक्वल टू हाउ मच? k3 बाई m t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, ये इंटीग्रल dvy का इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? v1 माइनस 0 इक्वल टू k3 बाई k3 बाई m t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिख लेते हैं, तो ये vy हो गया। देन vy को क्या लिख लें? dy बाई dt इक्वल टू k3 बाई 2m इंटू t स्क्वायर। लेट अस टेक dt टू अदर साइड। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है, तो ये इंटीग्रल क्या आएगा? y माइनस 0 इक्वल टू k3 बाई 2m। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? t क्यूब बाई 3। हाउ मच इज y इक्वल टू k3 बाई 3 इंटू 6m इंटू टी क्यूब। तो हम लोगों को y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल पता है किसी टाइम t पे। अब चाहिए x में fx, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया m dvx बाई dt इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू y। नाउ ये फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ अब ये इस बात को समझना है कि क्या क्या वेरिएबल है इस डिफरेंशियल। तो Vx एक वेरिएबल है, टाइम एक वेरिएबल है, k1 k2 कांस्टेंट है और y एक वेरिएबल है। सो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3। क्या क्या? Vx, t और y। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेशन वाला जो मेथड है वो फंक्शनल, वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्यों ना पहले इस y को एलिमिनेट कर लें यहाँ से। y वी नो फ्रॉम हेयर इन टर्म्स ऑफ t, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? m dvx बाई dt इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू वाई की जगह क्या लिखें? k3 बाई 6m इंटू टी क्यूब। ये ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे। अब कितना वेरिएबल बचता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? 2। क्या क्या? v x एंड t। m से डिवाइड कर देते हैं तो बाई m और 6m स्क्वायर हो गया। तो हाउ मच इज
फिर डी टी, लेट मी राइट वन मोर, सो डी वी एक्स कितना हो जाएगा, के वन बाई एम डी टी प्लस के टू इंटू के थ्री बाई 6m स्क्वायर टी क्यूब डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे, फिर से ओरिजिन पे था तो वी एक्स माइनस ज़ीरो इक्वल टू के वन एम टी प्लस के टू के थ्री बाई 6m स्क्वायर इंटू टी क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ टी क्यू इज टी टू द पावर 4/4, टी टू द पावर 4/4, तो वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू के वन बाई एम टी प्लस के टू के थ्री बाई 6m, not 6, by 6 into 4 is 24m square into t to the power 4। ये एक्सप्रेशन होगा वी एक्स का। हाउ यू विल फाइंड x, तभी तो पोजीशन वेक्टर आएगा, तो x कैसे निकालें, खुद से कोशिश, डू इट ऑन योर ओन। तो टू फाइंड x क्या करें, वी एक्स को क्या लिख दें, डी एक्स बाई डी टी, डू दैट, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, and how many variables we have in this differential equation, x and t, इधर भी t है, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, क्या लिख लेंगे, dx इक्वल टू हाउ मच, dx इज इक्वल टू k1 m t dt प्लस k2 k3 by 24m square t to the power 4 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, x माइनस ज़ीरो होगा क्योंकि पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे था, k1 बाई एम टी डी टी का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस k2 k3 बाई 24m स्क्वायर टी टू द पावर 4 का इंटीग्रल टी टू द पावर 5/5, so how much is x equal to k1 by 2m t square plus k2 k3 divided by 24 into 5 is 120 into m square into e to the power. Now we know x and y component of velocity as well as position. Final answer लिख सकते हैं, क्या लिखें, how much is v वेक्टर इक्वल टू, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए ये y कॉम्पोनेंट है और v का ये x कॉम्पोनेंट है, तो v कितना हो जाएगा, v will be equal to vxi cap plus vy j cap, and put values here। और पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू xi cap plus y j cap, दिस इज डिजायर्ड अननोन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। पर्पस ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, पर्पस ये है कि एक ही क्वेश्चन बनाए, 2 ही बनाए, 10 ही बनाए, लेकिन समझ के सॉल्व करें। तो इस पूरे डिस्कशन से केवल और केवल ये सीखना था कि जब भी न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है, बहुत छोटा सा सैम्पल था ये, जब भी न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है तो व्हाट यू आर सपोज टू, हमेशा एक एबीडी ड्रॉ करना होता है और फिर इक्वेशन लिखते हैं।
इक्वेशन लिखने में क्या इंपॉर्टेंट है, अलजेब्राइक इक्वेशन भी हो सकता है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है। अलजेब्राइक इक्वेशन कब लिखते हैं, जब नेट फोर्स कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कब लिखते हैं, जब नेट फोर्स वेरिएबल है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू दैट एंड अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विथ सौरभ सर। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।